ओके गाइस, तो कल क्या क्या पढ़ लिए थे? कैपेसिटेंस। ओके, तो कैपेसिटेंस हमने बता दिया था क्या होता है। आज इस चैप्टर को प्रयास करिए कि फिनिश हो जाए, ठीक है? क्योंकि थोड़ा तेज पढ़ाते हैं। सी बराबर क्यू बाई वी। सी बराबर क्यू बाई वी। तो इसको कल बता दिए थे कि क्यू का मात्रक क्या है, कूलाम। ठीक है। वोल्ट का वोल्टेज का मात्रक वोल्ट। तो कल बताया था आपको कि एक कूलाम पर वोल्ट बराबर क्या होता है, एक फैरड होता है। क्या होता है? एक फैरड होता है। ये कल आप पढ़ चुके थे, ठीक है। अब देखो बेटा, आगे चलते हैं। ये मैं रिवाइज कर दिया इसलिए कि ताकि आपको मात्रक याद रहे, क्योंकि मात्रक बहुत जल्दी भूलते हो ना आप लोग। तो देखिए, अब बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, समांतर प्लेट चालक की धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट चालक की धारिता। तो होता क्या है बेटा, जैसे देखें, ये आपका मान लें कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने भर रखा है इस तरीके से, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर रखे हैं इस तरीके से। इस तरीके से आपका ये भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। जो प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, वो मान लें क्या है, एक। प्लेट के बीच की जो दूरी है वो मान लें क्या है, डी। इनको सप्लाई वोल्टेज से आपने जोड़ रखा है इस तरीके से, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज से आपने जोड़ रखा। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसकी बाहरी वाली प्लेट पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसकी दूसरी बाहरी वाली प्लेट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी धारिता निकालनी है। ये दो समांतर प्लेटें हैं, ये चालक की दो समांतर प्लेटें हैं, ये देखिए, ठीक है। ठीक। तो अब निकालना है, कहा जाए कि भैया जरा आप बताइए, तो कहा जाए आपसे कि प्लस और माइनस, यानी इस प्लेट और इस प्लेट के अंदर जो फ्लक्स घनत्व है, वैद्युत फ्लक्स घनत्व है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो आप कहोगे सर सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। क्या कहेंगे, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है, कल ही पढ़ाया हूँ। इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स घनत्व कहते हैं। मात्रक बताया था कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो कहा जाए कि यहाँ पे कितना विद्युत फ्लक्स घनत्व है, तो आप कहोगे सर सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। अब मैंने कल बताया था आपको कि विद्युत फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं बहुत लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ आपको, सिंपली आपको डेरिवेशन में लेकर के चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के कारण जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, अगर उनको जाने तो क्या कितना वैद्युत क्षेत्र आएगा वो मुझे जानना है। तो आपको मैंने कल सिखाया था कि सिग्मा बराबर होता है ई इंटू एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर। यहाँ से ई बराबर निकाल लें तो क्या मिलेगा, सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर की। सिग्मा की वैल्यू रख दो भैया, ई बराबर क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के। यानी कहने का मतलब हमको वैद्युत क्षेत्र मिल गया यहाँ, और इनके बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र है वो हमको मिल गया। तो अब कहा जाए कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच कितना विभवांतर लगा, तो V बराबर होता है E इंटू डी की। ठीक है, विभव प्रवणता एक होती है, अभी बता रहा हूँ, यहाँ जान लो। dv बाई डी एक्स बराबर ई होता है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और ये विभव प्रवणता जो होती है माइनस dv बाई डी एक्स बराबर ई होती है। यानी दूरी के सापेक्ष जो विभव का परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो यहाँ से देखें तो V बराबर ई इंटू डी हो जाएगा। अब ई की वैल्यू रख दीजिए क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी हो गया।
हमको पोटेंशियल मिल गया यहाँ से। अब देखो इधर देखिएगा यहाँ आ रहा है। अब C बराबर कल ही आपने पढ़ा है कि सर C बराबर होता है Q बाई V के। कैपेसिटेंस कल ही पढ़ा था कि C बराबर क्या होता है, Q बाई V के होता है। अब V की वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे ला करके, तो C बराबर Q अपान Q इंटू डी, और ये ऊपर नीचे आ जाएगा क्या, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R के। जब इन्हें सॉर्ट आउट करोगे तो C बराबर Q इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे Q इंटू डी आ जाएगा। तो Q से Q क्या कैंसिल बच्चा, क्या निकल के आया आपके पास, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी के। ठीक है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी के। ये समांतर प्लेट धारिता का फार्मूला है, इतना नोट करिए फिर आगे बताता हूँ। कुछ करना नहीं है, सिंपल सा समझो। इनके बीच पहले वैद्युत फ्लक्स घनत्व निकाल लो, फिर वैद्युत फ्लक्स घनत्व और वैद्युत क्षेत्र के बीच का संबंध आप जानते हो, पीछे पढ़ लियो। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र निकाल लो, इनके बीच में कितना वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है ये निकाल लिया। वैद्युत क्षेत्र मिल गया मुझको, तो यहाँ से यहाँ कितना पोटेंशियल हो रहा है, विभव कितना होगा वो निकाल लीजिए। अब आपको V मिल गया, तो C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है। तो V की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपके पास फार्मूला तैयार है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक, नोट कर लीजिए। अगर जिसको नहीं आ रहा है TG2 की क्लास आप पढ़ रहे हो, तो आप अगर डेरिवेशन करोगे तो ये फार्मूला क्लियर होगा, ये फार्मूला क्लियर होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्लियर होगी। अगर आप डेरिवेशन नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं। ठीक है, चलें। देखो बेटा, यहाँ से आप यहाँ बहुतेरे क्वेश्चन बनते हैं, इनको ध्यान से सुनिए। C बराबर आपके पास आया ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी। ठीक, ये फार्मूला पूछता भी है। तो पहला चीज समझिएगा बच्चा कि C प्रोपोर्शनल टू A है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई D है, C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। इसकी वैल्यू तो फिक्स है, उसको कुछ करना नहीं है, जो करना है ये करना है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, चलो ये नोट हो गया। अब देखिए, आपसे पूछेगा यदि कैपेसिटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चा, तो बढ़ जाएगा। घटा दिया जाए तो घट जाएगा। ठीक, पूछता है कि यदि कैपेसिटर समांतर प्लेट कैपेसिटर के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताओगे घट जाएगा। ठीक है, यदि दूरी को घटा दिया जाए, यदि दूरी को घटा दिया जाए तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक, अब यहां से पूछेगा कि यदि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कोई अन्य माध्यम लाकर इंसर्ट कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस का प्रभाव क्या होगा, तो जितना ज्यादा माध्यम के वैद्युतशीलता रहेगी, ठीक है, जितना ज्यादा ये बढ़ेगा कैपेसिटेंस भी उतना ही बढ़ेगा। जैसे कहा जाए कि कैपेसिटर समांतर प्लेट कैपेसिटर के बीच में परावैद्युत माध्यम की कई पट्टियां डाल दी जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप बताओ कि सर जी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। बात क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो क्या क्या कहता है, फिर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन देगा, प्लेट के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, उनके बीच की दूरी पर, परावैद्युत माध्यम पर, फिर चौथा देगा कि प्लेट की मोटाई पर। चौथा क्या देगा, प्लेट की मोटाई पर। तो कहीं मोटाई की बात की है, नहीं किए ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लेट की मोटाई पर। इस तरीके कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ठीक है, नोट कर लिए, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। विभव प्रवणता हमने बता दिया था, लिखाने की कोई जरूरत है नहीं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, अर्थात dv बाई डी एक्स बराबर ई होता है माइनस ई होता है।
यानी दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू घटती है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करें तो अब आता है कि अगर प्लेटों के बीच में कुछ करना नहीं है, ध्यान से सुनिए, जैसे ऐसे है विभिन्न प्रकार की पट्टियां रख दी जाए। ठीक, ये मान लीजिए प्लेट है, इनके बीच में कोई पट्टी ये डाल दिया, ठीक है, फिर कोई दूसरी पट्टी लाए उसमें कुछ और डाल दिए, उसका माध्यम अलग है, इस तरीके से। फिर कोई पट्टी लेके आए उसमें कुछ और डाल दिया, ठीक भैया, इस तरीके से। तो मान लें इसका एप्सिलॉन R1 है, इसका एप्सिलॉन R2 है, इसका एप्सिलॉन R3। इनकी मोटाई T1 है और इनकी मोटाई T2 है, इनकी मोटाई T3। पूरी बीच की जो दूरी है वो कितनी है, D है। ठीक है, अब अगर आपसे कैपेसिटेंस पूछता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। ठीक, तो अब पूछ रहा है कि इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, अब वहां एप्सिलॉन R नहीं रहेगा क्योंकि बीच में मीडियम डाल दियो, ठीक है, D माइनस T1 बाई एप्सिलॉन R1 प्लस T2 बाई एप्सिलॉन R2 प्लस T3 बाई एप्सिलॉन R3, ऐसे जितने भी हो सबको जोड़ लीजिए। तो बेटा यहाँ से देख के क्या लग रहा है कि जितनी मोटाई की आप पट्टी डालते जा रहे हो डी की वैल्यू उतनी ही कम होती जा रही है। तो जब डी की वैल्यू कम होगी, मैंने अभी बताया डी की वैल्यू कम होगी तो सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी अगर आप तमाम तरीके की परावैद्युत माध्यम की पट्टियां समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में डाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। इतना याद हो गया, ठीक, नोट कर लीजिए, हो गया। अब देखिए इसी समय लगे हाथ पढ़ लीजिए वेरिएबल कैपेसिटर, एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर। ठीक, इसको बोलते हैं परिवर्ती संधारित्र। परिवर्ती संधारित्र होता क्या है, एक यहाँ पे नी लगी होती, नी मतलब मुठिया। ठीक, इस तरीके से तमाम प्लेटें हैं यहाँ पे। ठीक, दूसरी राउंड में दूसरे साइड में अलग प्लेट होती है। फिगर ऐसे बनता है। ठीक है, तो एक तरफ फिक्स्ड प्लेट होती है, क्या होती है, फिक्स्ड प्लेट, और दूसरी तरफ वेरिएबल प्लेट होती है। ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि जैसे जैसे हम इस नी को, ये नी है मुठिया, ठीक, इस नी को ऐसे घुमाते जाते ना तो प्लेटें ऐसे आके सेटअप होती जाती, सेटअप होती जाती, सेटअप होती जाती हैं। तो इनका मान क्या होता है, अगर इनके कैपेसिटेंस की बात करें तो C बराबर n-1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। अब यहाँ से देख के क्या लग रहा है, जितना ज्यादा प्लेटों को आप बढ़ाते जाओगे कैपेसिटेंस उतनी बढ़ती जाएगी। यानी अगर नंबर ऑफ प्लेट आपके बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्लेट आपके बढ़ रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ रही है, और नंबर ऑफ प्लेट आपके घट रहे हैं तो कैपेसिटेंस घट रही है। ये फार्मूला याद रखना। ठीक है, वेरिएबल कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C बराबर n-1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। नंबर ऑफ प्लेटें आप बढ़ाते जाओगे कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ प्लेटें आप घटाते जाओगे कैपेसिटेंस घटती जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए अब आ जाइए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है ये दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है
सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा हम आप लोग को बताएं कि आप मेरा नोट सिर्फ पढ़िए, उसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। रेगुलर आप पढ़ते जाइए नोट्स को, ना आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत है, ना तो कहीं आने जाने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप पढ़ते चलिए बस। मैं प्रयास करूंगा कि आपके एग्जाम के पहले पहले सिलेबस को पूरा कर दूं। ऑनलाइन ऑफलाइन तो पूरा होने वाला ही है, इलेक्ट्रॉनिक ही बचा है, ऑनलाइन भी प्रयास रहेगा। अगर मई अप्रैल मई तक जाएगा पेपर तो हम इसको खींच लेंगे। आपका लगभग 75% सिलेबस में खत्म कर दूंगा, गारंटी देता हूँ। तो पहला क्या हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए इन कॉम्बिनेशनों को थोड़ा सा, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता क्या है, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, तीसरा कैपेसिटर ये है। अब मैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है पीछे बताया हूँ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। जब कैपेसिटर की अपोजिट प्लेटें एक साथ जुड़ती हैं, अपोजिट प्लेट मतलब अपोजिट, जैसे इसकी दूसरी इसकी पहली, इसकी दूसरी इसकी पहली, इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो यहाँ से बी मान लीजिए बैटरी का है, तो इसके क्रॉस मान लें वोल्टेज V1 है, इसके क्रॉस V2 है, और इसके क्रॉस क्या है V3 है। ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 है। यहाँ से धारा आई जा रही है, इसका मतलब Q जा रहा है, क्या जा रहा है Q जा रहा है। तो धारा सेम है तो इसका आवेश भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, सब्जेक्ट सेम होगा। वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो मान लें पूरे सिस्टम की जो धारिता है वो क्या है C। तो आप निकालिए जरा V बराबर, तो क्या मिलेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। अब टोटल C, आपको टोटल V कैसे मिलेगी, C बराबर आप जानते हो C बराबर क्या होता है Q बाई V के। तो Q V बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा Q बाई C के। Q सब में सेम है कोई दिक्कत नहीं, तो Q बाई C हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। बोथ साइड क्यू कॉमन है, लेकर के काट दीजिए, क्या मिल जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन, जितने भी टर्म लगे हों उनको ऐसे जोड़ लीजिए, छाप लीजिए। चलें आगे, सारी कहानी यही है, बस जैसे रेजिस्टेंस में आप जोड़ते थे तो सारी कहानियां सेम है। फर्क सिर्फ एक चीज का आएगा, आपको मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताया है, उसमें जितनी प्रॉपर्टी है यहाँ भी सेम है, केवल एक प्रॉपर्टी चेंज होगी। वो चेंज ये होगी कि सीरीज कैपेसिटर के श्रेणी संयोजन में, कैपेसिटर के श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो तुल्य कैपेसिटेंस जो आएगी वो अलग अलग कैपेसिटर के इनवर्सली मतलब व्युत्क्रम के योग के बराबर होगी, ठीक है। अगली बात, अगली प्रॉपर्टी क्या बदलेगी, मैंने वहां लिखाया है आपको रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में कि जो सीरीज रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में जो तुल्य प्रतिरोध आता था उसकी वैल्यू पर्दाय में लगे हुए सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से भी बड़ा होता था। यहाँ उसका जस्ट अपोजिट होगा कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस आएगी यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या तुल्यांक धारिता जो आएगी वो सिस्टम में लगे हुए सबसे छोटे धारिता से भी वो कम होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई, बस यही कहानी है। बाकी भाई चार्ज सेम जा रहा है, सबसे सेम सेम जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सब क्या है अलग अलग है। यानी न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए हम संधारित्र को किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी कॉम्बिनेशन में, ठीक। न्यूनतम धारिता नोट कर लीजिए, न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। ये कहानी हो गई श्रेणी कॉम्बिनेशन। अब देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।
क्या देखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इसमें देखो बच्चा, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, सबको जोड़ दीजिए। जब समान सिरे एक साथ जुड़े, अपोजिट सिरे एक साथ जुड़े, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो हमारी बात को, मान लो ये C1 है, ये C2 है और ये आपका C3 है। अब मैं लिखा नहीं रहा हूँ यहाँ प्रॉपर्टी, आपको सिखा चुका हूँ पीछे, इसीलिए यहाँ चल रहा हूँ। ये पोटेंशियल V लगा है, तो यहाँ मेजर करें तब भी V, यहाँ मेजर करें तब भी V, यहाँ मेजर करें तब भी V। क्यों? क्योंकि ये समांतर में जुड़े हैं, समांतर में पोटेंशियल सभी ब्रांचों के साथ समान होते हैं। अब यहाँ से I निकल रही है, यानी Q चार्ज निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ I आके 3 पार्ट में बटेगी, तो यहाँ मान लें Q1 जा रहा है, यहाँ मान लें Q2 जा रहा है और यहाँ पे मान लें Q3 जा रहा है। ठीक है बेटा, अब टोटल Q की बात कर लो, पूरे सिस्टम की धारिता मान लें क्या है, C। टोटल Q की बात करोगे तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक, अब यहाँ से C बराबर आप जानते हो Q बाई V होता है, तो Q बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, CV, ये तो मिलेगा। तो टोटल पोटेंशियल V है और टोटल चार्ज क्या है, Q, तो पूरी धारिता क्या है, C, तो Q की जगह पे लग दो C इंटू V, C1B प्लस C2B प्लस C3B। V दोनों साइड कॉमन है, लेकर के काट दीजिए तो C बराबर मिलेगा C1 C2 C3 एंड सो ऑन, जितना भी आपका लगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, हो गया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बताओगे, जब धारिता का उच्चतम मान प्राप्त करना होता है, जब धारिता, नोट कर लीजिए, जब धारिता का उच्चतम मान प्राप्त करना होता है तो कैपेसिटर को हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, तो कैपेसिटर को हमेशा समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, फिर वही प्रॉपर्टी, ठीक है, सब में करंट सेम नहीं है, चार्जेस डिफरेंट हैं, ठीक, सब पे क्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम है, वो सारी चीजें सेम रहेंगी। चले आगे भैया, हो गया। इन पे अगर सवाल एक आध दो करवा देता हूँ। आपके यहाँ आता है, गड़बड़ मत करिएगा, ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, कॉम्बिनेशन में ये रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, याद रखिएगा, नहीं पता चले जैसे रेजिस्टेंस जोड़ते उसको भी जोड़ डालो। जैसे देखिए, मान लेते हैं एक कैपेसिटर लगा, फिर यहाँ कैपेसिटर लगा, फिर यहाँ कैपेसिटर लगा, ठीक है, फिर यहाँ कैपेसिटर लगा, फिर यहाँ कैपेसिटर लग गया, सिंपल सा समझो। ठीक है, सीरीज पैरेलल दोनों एक साथ ही ले रहा हूँ। मान लें A है पॉइंट और ये आपका B है, ठीक है, ये C है, ये भी C है, ये भी C, ये C, ये C। कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फ्रॉम A टू B, यानी CAB आपको निकालना है। क्या निकालना है, CAB, A और B अक्रॉस आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालने हैं। कैसे करेंगे, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी आप सर्किट को सॉल्व करने चलिए तो पैरेलल पार्ट को पहले सॉल्व कर दो, ठीक, आसानी होगी। तो C और C किस में जुड़े हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 होता है, तो यहाँ 2C हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2C, यानी यहाँ पे लग गया क्या, 2C। ठीक, अब तो भैया सब सीरीज में है, सबको जोड़ना ही है, क्या मिल जाएगा, CAB बराबर 1/C 1/2C 1/C प्लस 1/C। देखो एक लाइन में आंसर कर रहे हो आप ही, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, 2C, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, क्या मिल जाएगा, 2 1 3 2 5 2 7, 7/2C, यानी CAB बराबर आप निकालेंगे तो 2/7C। अब देखो, मैंने कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन, अब चलिए यहाँ पैरेलल भी है ना, तो ठीक, CAB की वैल्यू क्या आ गई, 2C/7, 2/7C।
ठीक, नोट कर लीजिए। और एक आध क्वेश्चन करवा दें। चलिए, हो गया भाई। अब देखिएगा, मान लें एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये लगा, ठीक है। कह रहा है ए और बी के क्रॉस, ए और बी के क्रॉस कैपेसिटेंस ज्ञात करिए। सबकी वैल्यू दे रखा है सी सी सी। फाइंड द सी ए बी, सी ए बी। सिंपल, अभी रेजिस्टेंस होता खट से लगाते, इसको लगाओ ना। यहाँ मैंने कहा जैसे ही आपको इस तरीके सर्किट मिले आप करंट डाल दो। करंट डालोगे तो एक करंट इधर जाएगी, एक करंट इधर आएगी, ठीक। यानी यहाँ पे मान लो I1 जा रही है, यहाँ पे मान ले क्या I2 आ रही है। तो ये दोनों बट गए, दोनों बटा मतलब दोनों किस में हो गए, समांतर में हो गए। तो अब क्या करोगे, ये यहाँ से चली करंट ऐसे चली आ रही है, तो यहाँ तो करंट नहीं बटी ना, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में हो गए तो क्या मिल जाएगा आपको, 1/c प्लस 1/c, यानी क्या हो जाएगा c/2। ठीक है भैया, इनके जगह पे पूरा हट के क्या मिल गया आपको, c/, ये आ गया क्या c/2। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो जब पैरेलल में हो गए तो सी ए बी बराबर c प्लस c/2, यानी 2c प्लस c/2, यानी 3c/2, ये आंसर हो गया। ठीक, तो आराम से करिएगा, जितने न्यूमेरिकल रहेंगे करिएगा, जो आपके फंसेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो भी करवा दूंगा। चले आगे। अब डालिएगा स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, संधारित्र में संग्रहित, कैसे लिखेंगे भाई, संग्रहित ऊर्जा। ठीक, देखिए मैंने कहा था शुरुआत में एक डेफिनेशन दी थी, करने के इसको बहुत तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि मैंने आपको सिखाया था कि जितना आप चार्ज कैपेसिटर में स्टोर होगा, ठीक है, जितना चार्ज कैपेसिटर में स्टोर होगा वही क्या होती है, उसकी क्षमता कैपेसिटेंस होती है। तो आपने कहा था कि 1 वोल्ट विभवांतर C बराबर क्या होता है, 2/V, यहाँ से भी निकालते हैं 2/V। 1 वोल्ट, किसी कैपेसिटर पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर संधारित्र में जितना आवेश स्टोर हो जाए उसी की क्षमता को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। यहाँ से भी एक डिफिनेशन निकल के आती है, V बराबर अगर 1 वोल्ट मान लें तो क्या हो जाएगा, C बराबर Q हो जाएगा ना बेटा। तो हम क्या कहते हैं कि 1 वोल्ट का विभवांतर किसी संधारित्र के क्रॉस लगाने पर उस संधारित्र में जितना आवेश संचित हो जाता है उसी की मात्रा को धारिता कहते हैं। एक परिभाषा ये भी है। तो Q और V में ग्राफ प्लॉट करें। Q और कई डेरिवेशन के कई तरीके हैं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा बता देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, Q एक तरफ ले ले, शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत अच्छा ये नियम है। अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते जाए तो कैपेसिटर में चार्ज भी स्टोर होता जाएगा। इनके बीच अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, इनके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो एक सीधी रेखा आती है, एक सीधी रेखा आती है। तो जब सीधी रेखा आती है तो इस सीधी रेखा द्वारा घिरा हुआ जितना क्षेत्रफल है ना, ये मान लीजिए इतना घिरा हुआ, तो इस क्षेत्रफल को हम निकाल लें, अगर इसी क्षेत्रफल का मतलब घिरा हुआ क्षेत्र जो है इसका क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें तो संधारित्र में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है वो इस क्षेत्रफल द्वारा पता चल जाती है।
तो ये क्या बन गया है, समकोण त्रिभुज बना ना, समकोण त्रिभुज। तो जब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो तो आप कहते हो सर क्षेत्रफल अगर आप निकालते हैं तो क्या कहते हो कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 v इंटू क्यू, यही क्या है क्षेत्रफल, और यही बराबर है संचित ऊर्जा के, संचित ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो U बराबर 1/2 क्यू इंटू वी आया। अब आप जानते हो Q बराबर क्या होता है, CV, वैल्यू रख दो, तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीसरा देख लो V बराबर क्या होता है बेटा, Q/C ना, Q/C होता है, वैल्यू रख दो यहीं पे, तो U बराबर क्या मिलेगा 1/2 Q इंटू Q/V। तो यहाँ से एक फार्मूला और आता है 1/2 Q इंटू Q स्क्वायर बाई V, एक तीसरा फार्मूला है। ठीक, देखो एक लाइन में अगर याद रखोगे, इसी को याद रखो, स्टोर्ड एनर्जी तुरंत निकलेगी फटाक से एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, लाजवाब तरीके से। ठीक, V और Q में ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका मतलब क्या हुआ पहले समझ लीजिए, छापिएगा बाद में। हम वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं कैपेसिटर पे, वैसे वैसे चार्ज उसमें क्या हो रहा है, स्टोर होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ रही है वैसे वैसे चार्ज स्टोर हो रहा है, यानी समानुपाती रूप में चल रहा है, इसीलिए ये सीधी रेखा है। और इसी सीधी रेखा से घिरे हुए क्षेत्रफल को आप निकाल दीजिए, स्टोर्ड एनर्जी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये 3 फार्मूले हैं, नोट कर लीजिए। और तरीके का डेरिवेशन चाहिए, इंटीग्रेशन लगेगा थोड़ा सा, लेकिन कोई मतलब है नहीं, आएगा यही निकल के। चाहिए होगा तो बता देना, बता दूंगा। ठीक, ये हो गया, इस पे एक लगाइए वो न्यूमेरिकल, मिटा दें। आपके यहाँ इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ये फार्मूले भी आते हैं, घुमा घुमा के आते हैं, तो तीनों तरीका बता दिया हूँ आपको। ठीक है, गलत मत करना। क्वेश्चन है, एक 250 माइक्रोफैरड का संधारित्र है जिसे 250 वोल्ट विभवांतर से संयोजित किया गया है, संयोजित किया गया है। तो संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा, ऊर्जा ज्ञात करें। ठीक, बहुत हिंदी सीख लिए हैं आप लोगों के लिए, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, तो करिए फटाक से करिए, बताइए। देखिए C बराबर मैं बता दे रहा हूँ एक, फिर आप लोग करते रहिएगा। C बराबर दिया है क्या, 250 माइक्रोफैरड। ऐसे मिलेगा, गलती आप जहाँ करते हो क्योंकि यूनिट का चेंज करना आपको नहीं आता, इसीलिए गलती करते हो। अब ये माइक्रोफैरड में दिया है तो आपको चाहिए कितनी, और दूसरा V बराबर दिया है 250 वोल्ट। ठीक, अब आपको ये समझना चाहिए कि सर ये किसमें दिया है, देखो माइक्रोफैरड में, और ये हो यहाँ दिया है वोल्टेज में, तो दोनों को एक साथ तो कोलैप्स कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, माइक्रोफैरड को फैरड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये निकल, आप पढ़े हो कि 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁻⁶ फैरड। एक और पढ़ाया हूँ कि 1 पिको फैरड बराबर 10⁻⁻12 फैरड। तो यहाँ माइक्रो में दिया है तो 250, तो 250 गुणे 10⁻⁻6 फैरड। अब देखो 1/2, अब U बराबर एनर्जी स्टोर बराबर जानते हो 1/2 CV स्क्वायर, तो 1/2 C की वैल्यू कितनी है भैया 250 गुणे 10⁻⁻6, और V स्क्वायर यानी 250 गुणे 250। अब सुनो ध्यान से, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, और एक जीरो इसका, 3 जीरो हुआ। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हो, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, 1/2 25 गुणे 25 गुणे 25 और गुणे 10⁻³ तो दिक्कत नहीं ना। ठीक 25 पचतंबे 625, और 625 को 25 से जो गुणा करोगे कितना आएगा
625 15625 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ काटो जरा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 एकन्नम 2, यानी 781 गुणे 10⁻³ क्या जूल एनर्जी है ना, मात्रा क्या होगा जूल, या इसे लिख दो 781 जूल। ये आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से ही क्वेश्चन मिलेगा। माइक्रोफैरड दिया रहेगा, पिकोफैरड दिया रहेगा, तो उनको आपको बेहतरीन ढंग से कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, शायद TG2 में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर या डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है या नहीं है, कमेंट में करके बताइएगा। कल इसको बता दूं, ये बाकी खत्म हो गया, कैपेसिटर खत्म। अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग आप में होगा तो बताइएगा, हम उसको पढ़ा देंगे। अदरवाइज ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू।